नमस्कार प्रिय छात्र मित्रों, मंगलूरु विश्वविद्यालय के प्रथम बीए के द्वितीय सेमेस्टर के हिंदी भाषा कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर दुर्गा रत्ना, विवेकानंद महाविद्यालय पुत्तूर के हिंदी विभाग अध्यक्षा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का पाठ है प्रथम बीए के द्वितीय सेमेस्टर का पाठ है, जिसका शीर्षक है सबके दद्दा। श्री विष्णु प्रभाकर जी से लिखित पाठ है यह, जो एक संस्मरण है। संस्मरण का मतलब क्या है? संस्मरण गद्य साहित्य का एक मशहूर प्रकार है, जिसमें लेखक अपने किसी प्रिय व्यक्ति के दूर हो जाने पर अथवा मृत्यु हो जाने पर उसके बारे में अपनी मधुर स्मृतियों के आधार पर जो लिखता है उसे संस्मरण कहते हैं। आज का जो पाठ है सबके दद्दा, यह संस्मरण के लिए एक अच्छा उदाहरण है। इस पाठ में लेखक श्री विष्णु प्रभाकर जी ने हिंदी साहित्य के महान कवि, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। पहले लेखक का परिचय। श्री विष्णु प्रभाकर हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हैं। इनका जन्म 21 जून सन 1912 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ। आपने उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, रिपोर्टाज आदि लिखे हैं। बहुमुख प्रतिभा संपन्न श्री विष्णु प्रभाकर जी ने हिंदी साहित्य के सभी क्षेत्रों में कलम आजमाई और सफलता अपनाई। ढलती रात और स्वप्नमयी उनके उपन्यास हैं। प्रकाश और परछाइयाँ आपकी एकांकी है। आपकी मृत्यु 11 अप्रैल 2009 ईस्वी में हुई। विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित यह सबके दद्दा एक संस्मरण है। यह संस्मरण मैथिली शरण गुप्त जी पर आधारित है। इसमें उनके व्यक्तित्व और कोमल तत्वों के बारे में लेखक ने उजागर किया है। एक दिन चारुशीला गुप्त ने लेखक को एक पत्र लिखा। उसमें लिखा था, प्रथम पूज्य भैया के बिना और अब दद्दा के बिना जीवन में वह उल्लास कहाँ रह गया है। रिक्तता ही रिक्तता अब जीवन में समा गई है। इस पत्र को पढ़ते ही लेखक बहुत दुखी हुए, क्योंकि उनके प्रिय आदर्श कवि और सबके दद्दा मैथिली शरण गुप्त जी का निधन हो गया था। यह समाचार सुनते ही लेखक के मन की पुरानी स्मृतियां जागृत होने लगी। मित्रों, यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि दद्दा शब्द का अर्थ है दादा, अर्थात बड़े लोगों को पुकारते समय, संबोधन करते समय दद्दा अथवा दादा शब्द से संबोधन किया जाता है। इस पाठ में लेखक श्री विष्णु प्रभाकर जी ने मैथिली शरण गुप्त जी को दद्दा शब्द से पुकारा है, संबोधन किया है। तीसरी कक्षा में हिंदी प्रवेशिका पढ़ते समय आहा, ग्राम्य जीवन भी क्या है और किसान नामक कविताओं को पढ़ने का मौका लेखक श्री विष्णु प्रभाकर जी को मिला था। इन कविताओं ने देहाती बालक प्रभाकर जी का मन मोह लिया था। उस बालक के मन में यह कल्पना भी नहीं थी कि एक दिन इस कविताओं के कवि से अपरिमित स्नेह उनको प्राप्त हो जाएगा। समय बीतते बीतते भारत भारती और साकेत के कवि के यश की गूंज लेखक के कानों में पड़ने लगी। एक बार सहसा हिंदी साहित्य सम्मेलन के काशी अधिवेशन के अवसर पर गुप्त जी को साक्षात देखने का अवसर इनको प्राप्त हुआ तो उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक यशपाल जी ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा कि वे ही हैं मैथिली शरण गुप्त जी। तब लेखक ने उचक कर देखते हुए कहा, कौन है गुप्त जी? यह मरवाड़ियों जैसा लाल पगड़ी वाले, अंग का धोती पहने, गले में दुपट्टा डाले और हाथ में छड़ी लिए। प्रथम दृष्टि में गुप्त जी लेखक की कल्पना के कवि से बहुत दूर रह गए। प्रथम मिलन का आवेग कम होने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि यह व्यक्ति रूप, रंग और पोशाक में इतना भारतीय है कि यही भारत भारती, साकेत और यशोधरा नामक महान कृतियों को लिख सकता है। वो प्रथम मिलन प्रणाम तक ही सीमित रहा। नज़दीक से देखने का अवसर जनवरी 1941 में लेखक को प्राप्त हुआ। एक दिन लेखक गुप्त जी से मिलने चिरगांव गए। वहाँ कहीं भी कोई रोक टोक नहीं थी।
सब ओर लेखक को मुक्त स्वागत मिला। अंदर एक चबूतरे पर आग सेंकते देहाती जैसे कुछ लोग बैठे थे। उनमें गुप्त जी भी थे। घुटनों तक की धोती, ऊपर एक रुई की मिर्जई, लेकिन नेत्रों का तेज उनके घर में भी उनको छिपा ना सका। वहाँ गुप्त जी की शिशु सुलभ चपलता, स्नेहल आत्मीयता और वैष्णव जनोचित विनम्रता को देखकर ऐसा लगा जैसे मानवता वहाँ से सचमुच में साकार हो उठी है। वे परम धार्मिक थे। उष्णता और शीतलता दोनों ही उनके जीवन में ओतप्रोत थी। अपने भाई सियाराम शरण गुप्त के मृत्यु के बाद भी शोक को उन्होंने अपने अंतर में ही नीलकंठ के समान सहेज कर रख लिया था। उर्दू के एक सुप्रसिद्ध लेखक संवेदना प्रकट करने उनके पास गए तो उन्होंने कहा, 50 वर्ष के उस साथी के बिछोह की वेदना को तुम्हें कैसे समझाऊं, उसे मुख ही रहने दो। गुप्त जी की भाषा के बारे में लेखक ने एक बार उनसे कहा, लोग आपकी भाषा की बड़ी आलोचना करते हैं, उसमें बड़ा अटपटापन रहता है। इसकी प्रतिक्रिया देखते हुए बड़े सहज भाव से गुप्त जी ने कहा, हाँ, यह बात तो हमें भी लगती है। इधर हम भाषा पर अधिक ध्यान नहीं देते। ऐसा कहते समय भी कोई कटुता नहीं, गर्वजन्य उपेक्षा नहीं थी। यही सहजता उनके बड़प्पन की सीमा थी। कुछ आलोचक कहते थे कि गुप्त जी की विनम्रता एक व्यापारी की विनम्रता है, लेकिन यह धारणा गलत थी। उनकी विनम्र शिशु का भोलापन, नारी का स्नेह और भक्त की तरलता थी। फिर भी सामने वाले के अभिमान के सामने नहीं झुकते थे। उनमें रौद्र भी था, मान भी था। एक बार आकाशवाणी के अधिकारियों के किसी व्यवहार से उन्होंने अपने आप को अपमानित अनुभव किया। तब बार बार प्रार्थना करने पर भी वे वहाँ नहीं गए। अंततः वे गए भी तो अंदर की ज्वालामुखी उनकी बातों में प्रकट हो रही थी। मैथिली शरण गुप्त जी स्वभाव से संकोची और प्रवास भीरु थे। सभाओं से बचने की कोशिश करते थे। गुप्त जी की विशेष कृपा लेखक अर्थात विष्णु प्रभाकर जी पर सदा थी। 12 वर्ष दिल्ली में रहकर जब गुप्त जी फिर अपना जन्मस्थान चिरगांव लौटे तो लेखक से उनका यह आग्रह था कि मेरी आकांक्षा यह है कि आप 2-4 दिन यहाँ आकर मेरे साथ रहें, देखूं यह सब कब पूरी होती है। गुप्त जी केवल यह नहीं चाहते थे कि लोग उनसे मिले, बल्कि उनका आग्रह रहता था कि आसपास जो साहित्यिक हैं उनसे भी मिला जाए। जब वे नॉर्थ एवेन्यू में रहते थे तो बराबर यही कहते थे, यहाँ आए हो तो बनारसी दास जी से भी मिलकर जाना। उनकी यह सजगता के पीछे एक संस्कृति थी, प्राचीन संस्कारों से उपजी संस्कृति, जिसमें चंचलता नहीं थी, जड़ता भी नहीं थी। इसी संस्कृति ने उन्हें विनम्रता दी थी और घमंडी और स्वार्थी, दुराग्रही होने से बचाया था। गुप्त जी की प्रथम कविता 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उसके बाद लगभग 60 वर्ष तक उन्होंने हिंदी साहित्य को संवारा, संजोया ही नहीं, उसका निर्माण भी किया, नवनिर्माण किया। भारत भारती के कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने ही राम कथा को नया रूप देकर साकेत का निर्माण किया। काव्य में उपेक्षित उर्मिला साकेत में सजीव हो उठी। उनके यशोधरा और काबा और करबला नामक कृतियों ने अखंड मानवता के पौधे को साहित्य के अमृत से सींचा। उन्होंने द्वापर, नाहुष और जय भारत आदि कृतियों की रचना करके प्राचीन संस्कृति की कथाओं को नए अर्थ दिए। गुप्त जी राष्ट्रकवि होने से पहले कवि थे, कवि से पहले मानव थे, महान मानवतावादी थे। स्नेह और आत्मीयता का, गौरव और गुरुता का सम्मिश्रण उनमें था। इसलिए वे सबके बनते, सबको समझने की दृष्टि उनमें थी। जो सबको समझता है वही तो बड़ा है। सबके दद्दा ऐसे ही महान बड़े आदमी होते थे। सबके दद्दा श्री मैथिली शरण गुप्त जी ऐसे महान मानवतावादी थे। छात्र मित्रों,
अब इस पाठ की विशेषताओं के बारे में देख लें। श्री विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित यह संस्मरण सबके दद्दा अत्यंत रोचक है। किसी व्यक्तित्व के भीतर उसकी बाध्य विरुद्धता के बावजूद उसके कोमल तत्वों को पकड़ने की कला विष्णु प्रभाकर के लेखन में है। सबके दद्दा शीर्षक संस्मरण में मैथिली शरण गुप्त से संबंधित स्मृतियों को लिपिबद्ध किया गया है। लेखक ने जिस कवि की रचनाओं को बचपन से पढ़कर अभिभूत हुआ था, उसे क्या मालूम कि उसे एक दिन वो इसका इतना बड़ा लाड प्यार पा सकेगा। हिंदी साहित्य सम्मेलन में काशी में उसे एक महाकवि का प्रथम दर्शन हुआ। प्रथम मिलन प्रणाम तक के सीमित रहा। एक बार विष्णु जी चिरगांव गए। वहां उन्होंने गुप्त जी में बाल सुलभ चपलता, आत्मीयता तथा वैष्णवी नम्रता को देखी। वो मुक्त कंठ से संस्ते थे। विषाद को पी लेने का अद्भुत साहस था। गुप्त जी के घर में तपोवन की पवित्रता थी। सियाराम शरण तथा मैथिली शरण दोनों की मृत्यु के बाद भी उस घर में लेखक को जाने का अवसर मिला, पर वहाँ सब कुछ होते हुए भी वो सघन ऊष्मा नहीं थी। गुप्त जी का बड़ा परिवार खंडित हो गया था। गुप्त जी में अपने आलोचकों के प्रति कभी कटुता नहीं आती थी। उनकी सहजता उनके बड़प्पन की सीमा थी। वो दमन से बहुत दूर थे। वो अतिशय विनम्र थे, किंतु किसी के अहंकार के आगे कभी नहीं झुकने वाले थे। स्वाभिमान पर चोट पड़ते ही निर्वेद में रौद्र जाग उठता था। प्रियजन को लिखे गए पत्रों में गुप्त जी की विनम्रता प्रकट होती रही है। वो मिलने वाले को पूरा महत्व देते थे। आत्मीय जनों का आग्रह उन्हें और अधिक संकोच में डाल देता था। गुप्त जी को लेखक पर कृपा दृष्टि थी। शायद इसलिए अपने यहाँ बुलाने का आग्रह भी अधिक था। लगभग 60 वर्षों तक गुप्त जी ने हिंदी कड़ी बोली कविता को सजाया, संवारा, नवनिर्माण किया। भारत भारती तथा साकेत इत्यादि श्रेष्ठ कविताओं की भेंट उन्होंने की। यानी उन्होंने भारत भारती तथा साकेत जैसे महान काव्यों की भेंट करते हिंदी साहित्य की सीमा को और भी विस्तृत कर दी। राष्ट्रकवि होने से पहले वे कवि थे और सहृदयी मानव थे, सहृदयी महामानव थे। विष्णु प्रभाकर जी की भाषा सरल है, हृदय स्पर्शी है। शैली पाठकों पर अपना प्रभाव डालती है। यह संस्मरण पाठकों के मन में गहरा प्रभाव डालते हुए राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के चित्र को शाश्वत बनाए रखने में सफल हुआ है। शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। नमस्कार।